Hello everyone, welcome to CP classes and welcome to weekly current affairs quiz. So as you all know कि हम weekly current affairs discuss करते हैं in the forms of question and answers, यानी कि in the form of a quiz. तो हर यहाँ पे हम 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 15 क्वेश्चंस में हर क्वेश्चन के साथ आपको 4 ऑप्शंस दिखेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जब मैं क्वेश्चन रीड आउट करूंगी आप कर सकते हैं वीडियो पॉज करने के बाद आपको जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन लगता है इन 4 ऑप्शंस में से आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेटर ऑन व्हाट वील डू, वील डिस्कस द आंसर एंड आंसर के साथ साथ वील डिस्कस द एक्सप्लेनेशन, राइट। तो आज जो है अगेन आप कह सकते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे कि हमने जो पिछले कुछ सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस कवर किए हैं उसकी रिपीटेशन भी हो सकती है, राइट, क्योंकि ये करंट अफेयर्स जो है डेली अपडेशन उसमें आती हैं तो कुछ नई चीजें जो इस पर एड ऑन हो जाती हैं, राइट। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे वो है विद रेफरेंस टू नई रोशनी स्कीम। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं तो यू मस्ट नो इट, राइट। तो विद रेफरेंस टू नई रोशनी स्कीम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, इट एम्स टू एम्पावर एंड एनहांस द कॉन्फिडेंस इन माइनॉरिटी women by providing knowledge, tools and techniques for the leadership development of women. Second, the Ministry of Women and Child Development is the nodal ministry for the implementation of this scheme. Which of the statements given above are correct? A1 only, B2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो नई रोशनी स्कीम है व्हाट इज इट प्रोवाइडिंग, जो माइनॉरिटी वुमेन है उनको अब हम क्या करना चाहते हैं, बेसिक तरीके से या एम्पावर करने के लिए हम उन्हें क्या करना चाहते हैं, अर्बन वुमेन के तरह सेम फुटिंग पे उनको लेकर आना चाहते हैं। तो वो कैसे हो सकता है, जब उनके पास नॉलेज होगी, एडिक्वेट टूल्स होंगे उस नॉलेज को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, टेक्निक्स होंगी उनके पास लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए, राइट। तो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट क्यों हो जाती है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किस चीज की, नई रोशनी स्कीम की, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन था कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट नोडल मिनिस्ट्री है, तो यहाँ पे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं बट माइनॉरिटीज को भी साथ में देख रहे हैं, बट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अकेले यहाँ पर ये नोडल मिनिस्ट्री नहीं है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे इसको हैंडल कौन कर रहा है, क्योंकि हम माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो है नोडल मिनिस्ट्री है फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ नई रोशनी स्कीम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि विद रेफरेंस टू बॉम्ब साइक्लोन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो अगेन ये रिपीटेशन है, ठीक है, तो अगेन इसमें कुछ नई एडिशंस हुई हैं उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। फर्स्ट, इट इज फॉर्म्ड व्हेन द एयर ऑफ डिफरेंट एयर masses come together. Second, it is a storm circulating counterclockwise around a low pressure area. Third, it is a mid latitude storm in which the central pressure drops rapidly. Which of the statements given above is or are correct? A1 only, B2 and 3 only, C1 and 2 only, D all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी की सारी स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं, क्योंकि जो बॉम्ब साइक्लोन है, ठीक है, इसका हमने एक और नाम भी सुना था, दैट इज बॉम्ब जेनेसिस, राइट। तो बॉम्ब जेनेसिस क्या है कि एक ऐसा साइक्लोन जहां पे अब एक्सप्लोसिव साइक्लोजेनेसिस हो जाती है जब अब 2 तरह की एयर्स आपस में मिलती हैं, राइट। तो हमने पिछले जब ज्योग्राफी के क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें हमने कहा था कि जो प्रेशर है वो एक सर्टन लेवल पे ड्रॉप आउट करेगा, टेम्परेचर एक सर्टन लेवल से जब ड्रॉप आउट करेगा, ड्रॉप डाउन करना शुरू हो जाएगा, तब हम क्या कहेंगे, उसे बॉम्ब साइक्लोन का नाम दे देंगे, ठीक है। तो अब कैसे ये होगा कि जो एक्सप्लोसिव साइक्लोजेनेसिस कब होता है, जब डिफरेंट एयर मासेस यानी कि कोल्ड एंड ड्राई दे कम टुगेदर, लाइक कि पिछले लेक्चर में हमने सिर्फ इतनी चीज ही पढ़ी थी या यही चीज को कवर अप किया था कि 2 डिफरेंट प्रेशर के जो अगर आप कह सकते हैं साइक्लोन्स या एयर जो है वो आपस में मैच हो रही हैं या आपस में मिक्सअप होना शुरू हो जाती हैं, राइट। सो एज अ रिजल्ट ये जो स्टॉर्म है सर्कुलेट करता है एंटी क्लॉकवाइज, राइट, तो लो प्रेशर एरिया के आसपास, और मिड लैटिट्यूड एरियाज में ही हमारे पास स्टॉर्म्स होते हैं, तो सेंट्रल प्रेशर जो है वो रैपिडली ड्रॉप डाउन भी करता है, तो लोअर प्रेशर जो है इट इज स्ट्रॉन्गर इन द स्टॉर्म, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि विद रेफरेंस टू ग्राम ऊर्जा स्वराज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, इट एम्स एट प्रोवाइडिंग रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस टू एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। सेकंड, दिस इनिशिएटिव हैज बीन स्टार्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। Which of the statements given above are correct? A1 only, B2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में आपको कुछ चीजें जो है वो क्लियर हो जाती हैं। तो यहाँ पे नाम क्या आ रहा है, ग्राम ऊर्जा और स्वराज। ग्राम मीन्स विलेज, ठीक है, ऊर्जा मीन्स पावर एंड स्वराज मीन्स समटाइम्स तुम हम यहाँ पे चेंज लेकर आ रहे हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो विलेज लेवल पे एनर्जी प्रोडक्शन हो रही है इन दी फॉर्म ऑफ, आप कह सकते हैं ऊर्जा में तो हम बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो वो जो अब मोड ऑफ प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू द विलेजेस है वो अब हम उसका जो फॉर्म है उसमें जो चेंज लेकर आ रहे हैं, अब वो क्या चेंज लेकर आ रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी एट पंचायत लेवल या ग्राम पंचायत लेवल पे भी हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। एंड पंचायत लेवल के लिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज बिल्कुल जो है उनका इनिशिएटिव रहता है, ठीक है।
एंड उन्होंने क्या किया है, लॉन्च किया है ग्राम ऊर्जा स्वराज पोर्टल भी इसी के रेफरेंस में मई 2022 में, कि कैप्चर कर सकते हैं इंक्लिनेशन ऑफ व्हाट, पंचायती राज के जो इंस्टीट्यूशंस हैं कि उन्होंने कितनी ज़्यादा काम किया है। ठीक है, तो एक सिंगल ऐसा पोर्टल बना दिया कि हर एक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अपनी अपडेशंस उसके ऊपर देगा कि किस लेवल तक उन्होंने अडॉप्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कर ली है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, consider the following statements with respect to polar bears. First, they are hypercarnivores native to Arctic Circle. Second, they are classified as critically endangered by the IUCN Red List. Third, Hudson Bay in the United States is regarded as the polar bear capital of the world. Which of the above statement or statements is or are correct? A1 only, B2 only, C3 only, D all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो पोलर बियर का साइंटिफिक नेम उर्सस, दैट इज मैरिटमस, एक हाइपर कार्निवोरस बियर है। तो अब हाइपर कार्निवोरस हम किसे कहते हैं, जिस ऐसा एनिमल या ऐसी स्पीशीज जिसकी जो डाइट है मोर देन 70% वो मीट में रहती है, ठीक है, एंड इट इज एक्टिव प्रेडेशन बाय स्कैवेंजिंग, या स्कैवेंज करके ये खाते हैं खाना, राइट। तो अब अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, सेकंड स्टेटमेंट क्या थी दोबारा देख लेते हैं, क्लासिफाइड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड बाय द IUCN रेड लिस्ट। तो ऐसा नहीं है, इट इज क्लासिफाइड एज वल्नरेबल बाय द IUCN रेड लिस्ट। एंड वेस्टर्न हडसन बे जो कि कनाडा में है एंड नॉट इन यूनाइटेड स्टेट्स, वो कंसिडर किया गया है एज अ पोलर बियर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, राइट। सो रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकती है, बट विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स अगर हम कहें तो ये स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंगली आपको चलना है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, regenerative farming is used for which of the following purposes? Fairly simple question है ये। First, protect and increase biodiversity. Second, improve soil fertility and health. Third, regenerate topsoil. Fourth, biological sequestration. Fifth, collect and conserve seed. ठीक है, choose the correct code. A 3 only, B 3 and 5 only, C 1 3 and 4 only, D all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी के ऑल ऑफ द अबव। तो एक रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर या फार्मिंग इसको नाम दिया जाता है। तो एक ऐसा सिस्टम है जो किसके ऊपर फोकस करता है, 5 प्रिंसिपल्स रहते हैं इसके। तो पिक्चर में आप देख सकते हैं, दैट इज सॉइल हेल्थ के ऊपर ये फोकस करेगा, फूड की क्वालिटी के ऊपर ये फोकस करेगा, बायोडाइवर्सिटी को इंप्रूव कैसे किया जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू दैट सॉइल, उसको कैसे हम इंप्रूव करेंगे उसके ऊपर फोकस करता है, वाटर क्वालिटी कैसी है और एयर क्वालिटी कैसी है, ठीक है। इसको ऑफन हम यूज कैसे करते हैं, एज एन अम्ब्रेला टर्म, डिफरेंट तरह के फार्मर जो कि अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि किस तरीके के लिए, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट या इंक्रीज कैसे करें बायोडाइवर्सिटी, इंप्रूव कैसे करें हम सॉइल फर्टिलिटी और हेल्थ को, और टॉप सॉइल को हम कैसे रीजेनरेट कर सकते हैं, बायोलॉजिकल सीक्वेस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, कलेक्ट कैसे कर सकते हैं, कंजर्व कैसे कर सकते हैं सीड, ठीक है। तो इसके बेसिस पे अब जो है डिफरेंट मेथड डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरियाज, बहुत सारे ऐसी जो पॉलिसीज हैं या बहुत सारे ऐसे अडॉप्शन हैं या ऐसी बहुत सारी जो टेक्निक्स है, कई बार उसको हटाया भी जाता है, कईयों को नया को इंप्रूव भी किया जाता है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे एग्रीकल्चर जो है, रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर जो है डिपेंड करेगा, ठीक है। इट इज बीइंग डिप्लॉयड इन द पार्ट्स ऑफ केरला एंड मध्य प्रदेश रिसेंटली, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, consider the following statements with respect to facial recognition technology. First, it refers to the technology capable of identifying or verifying a subject through the image or video of the face. Second, the accuracy of facial recognition systems as biometric technology is higher than the iris recognition and fingerprint recognition. Third, currently there is no law in India to regulate facial recognition and manage data related to such technology. Choose the correct answer using the code given below. A1 only, B1 and 2 only, C1 and 3 only, D all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट जो हमारी स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि फेशियल रिकॉग्निशन की यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है कि फेशियल मैटर से, या आप कह सकते हैं डिफरेंट फेशियल फीचर्स को लेकर स्कैन किया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या किया जाएगा, आपकी जो आप कह सकते हैं बॉडी, आपकी आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई किया जाएगा या वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है, थ्रू एन इमेज, वीडियो या किसी भी तरह की ऑडियो विजुअल एलिमेंट। बट जब हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी कह सकते हो आप कि कितना ज्यादा कारगर तरीका है, राइट, या आप कह सकते हैं कि कितनी ज्यादा इसकी हायर एक्यूरेसी है, राइट। सो उसके बेसिस पे अगर हम कहें अभी तक ड्यू टू अ फैक्ट कि जो फेशियल रिकॉग्निशन है वो बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी में ही इंक्लूडेड है, बट जब हम बात करते हैं फिंगरप्रिंट्स की, जब हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी काइंड ऑफ टेक्निक जो कि अभी आइरिस रिकॉग्निशन के थ्रू अगर हम कहें, वो बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी जो है स्टिल अभी मोर कारगर है दैन द फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तीसरी चीज जब हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी काइंड ऑफ लॉ, तो सेक्शन
43A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 वो प्रोवाइड करता है क्या, कि एक कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट हो जो कि पोजेस कर रही है या डील कर रही है या हैंडल कर रही है किसी भी तरह का सेंसिटिव पर्सनल डेटा या इंफॉर्मेशन जो कि एक कंप्यूटर सोर्स में सेव किया जा रहा है या कंप्यूटर सोर्स के थ्रू ओन किया जा रहा है या कंट्रोल किया जा रहा है, ऑपरेट किया जा रहा है, वो अब क्या होगा, लायबल होगा कॉम्पनसेट करने के लिए कोई भी ऐसे व्यक्ति को जो कि अफेक्ट होगा फॉर कॉजिंग व्हाट, रॉन्गफुल लॉस या रॉन्गफुल गेन किसी भी अदर व्यक्ति को अगर नेग्लिजेंस होती है किसके थ्रू, जिसके कंप्यूटर में ये डेटा सेव होता है, ड्यू टू एनी काइंड ऑफ नेग्लिजेंस जो कि इंप्लीमेंट करने में या मेंटेन करने में रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस अगर या प्रोसीजर जो है सक्सेसफुल नहीं रहता है। तो गवर्नमेंट इन ऑर्डर फॉर डूइंग दैट एक्सरसाइज करती है अपने पावर्स को अंडर द सेक्शन 43A ऑफ द IT एक्ट। सो इंडिया में फिलहाल इस चीज का एक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट to INCOV ACC intranasal vaccine. First, it is a recombinant replication deficient adenovirus vectored vaccine with a pre-fusion stabilized spike protein. Second, it is developed by the Serum Institute of India and approved only as a primary dose. Select the incorrect statements. A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, D, neither 1 nor 2. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, क्यों? अब जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी कैसे होती है, क्योंकि एक ऐसी नेजल वैक्सीन है ये, ठीक है, जो रेप्लिकेट कर रही है डेफिशिएंट एडिनोवायरस वेक्टर्ड वैक्सीन को, रेप्लिकेशन है, ठीक है, बट प्री फ्यूजन है इसकी, स्टेबलाइज स्पाइक प्रोटीन है। अब ये क्या चीज होता है कि हम कोविड-19 की वैक्सीन की जब हम बात कर रहे हैं, राइट, तो अब यहाँ पे हमारे पास दो तरह की वैक्सीन थी, राइट, एक कोवैक्सीन थी और एक कोविशील्ड थी, राइट। तो जब हम वैक्सीन को डेवलप कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अ वायरस, तो क्या किया जा रहा था कि एक डेड वायरस जो है हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, राइट। सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट क्या कर रहे थे कि उस डेड वायरस के थ्रू क्या होगा कि हमारी बॉडी जो है फॉरेन बॉडीज को आइडेंटिफाई करके उसको फर्दर जो है अब एक तरह से अपने DNA में स्टोर कर लेगी कि ये फॉरेन बॉडी है, राइट, तो उसको हमें खत्म करना है। सो सिमिलर तरीके से यहाँ पे यही चीज नेजल वैक्सीन में की गई है। बट अनलाइक जब हम कोवैक्सीन की बात कर रहे हैं जहाँ पे एक इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस को इंजेक्ट किया जा रहा था, बट यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कोविशील्ड वैक्सीन, जिसमें क्या किया जा रहा था, एक स्टेबल बट एक लाइव जो वैक्सीन का, या आप कह सकते हैं लाइव वायरस जो है उसको हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जा रहा था। सो द डिफरेंस वाज दिस कि कोवैक्सीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस को इंजेक्ट करी थी हमारी बॉडी के अंदर, बट जब हम INCOV ACC की बात कर रहे हैं, ऐसा वायरस है जो कि एक वेक्टर्ड है, ठीक है, एक स्टेबलाइज्ड स्पाइक प्रोटीन है, ठीक है, जो कि टेक्नोलॉजी से क्या कर रहा है, कोविशील्ड को रेप्लिकेट करते हुए हमारी बॉडी में क्या करेगा, एक लाइव वायरस को इंजेक्ट करता है, जो कि एक स्टेबलाइज्ड तरीके से इंजेक्ट किया जाएगा फर्दर, ताकि बॉडी को हार्म ना कर सके। ठीक है, इसे डेवलप किसके द्वारा किया जा रहा है, भारत बायोटेक के द्वारा एंड वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी, जो कि अप्रूव कर चुकी हैं दोनों को एज अ प्राइमरी डोज एंड अ हेटेरोलॉजस बूस्टर एज वेल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट वाज सीन in the news recently is an agreement between A, India and the US, second, India and the European Union, C, US and Russia, D, Ukraine and Russia. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन जो है नेगोशिएट कर रही है इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट। क्यों? अब वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का पार्ट है, राइट। तो लेटर ऑन आपसे एक क्वेश्चन इस तरीके से भी फ्रेम किया जा सकता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। तो मे बी एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि नेगोशिएटिंग जो इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट है वो इसमें इंक्लूड होगा कि नहीं। सो इट इज अ पार्ट ऑफ द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें हम क्या है, हम पहले से ही काफी टाइम से डिस्कस करते आ रहे हैं कि लेन देन के मामले में जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं यहाँ पे, सो इन दैट केस जो हमारी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ड्यूटीज जो है वो बिल्कुल ही हम खत्म कर दे, राइट। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उसके लिए है। तो ये एग्रीमेंट क्या कर रहा है, कंटेन करेगा इस तरह की इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स और इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म्स जिससे सेटल किए जा सके डिस्प्यूट इन्वेस्टर्स के बीच में भी और दो नेशंस के बीच में भी अंडर द इंटरनेशनल लॉ एज अ होल, कि आपस में दो कंट्रीज को मिलकर या इन्वेस्टर्स जो हैं जो दोनों कंट्रीज के बीच में इन्वेस्ट करेंगी, अब इंटरनेशनल लॉ के बेसिस पे हम ऐसी इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म को ही खड़ा कर देंगे ताकि अब वहां पे डिस्प्यूट्स जो है पीसफुली रिजॉल्व हो सके, राइट, कि लंबा मैटर खींच ही ना सके, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन को ही हम इस्टेब्लिश कर देते हैं, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री प्रपोज द 10-point पीस प्लान, ए पाकिस्तान, बी इंडिया, सी यूक्रेन, डी सूडान।
तो फेयरली सिंपल क्वेश्चन था ये, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यूक्रेन। तो 10 पॉइंट पीस प्लान जो है प्रपोज किया था यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने, ठीक है, G20 के समिट में जो कि बाली में हुआ था इस साल, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या बात कर रहे थे, यूक्रेन का यहाँ पे मेन मुद्दा क्या है, पीस का मुद्दा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो न्यूक्लियर थ्रेट्स आ रहे थे रशिया की तरफ से, उसकी तरफ से, ठीक है, कि रेडिएशन एंड न्यूक्लियर सेफ्टी हो गया, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी, कि प्रिजनर्स जो उनके पकड़े गए हैं या जो डिपोर्टेड पर्सनस हैं उनको रिलीज किया जा सके, ठीक है, और रिस्टोर किया जा सके यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को, रशियन ट्रूप्स को विड्रॉ किया जा सके, रेस्टोरेशन ऑफ जस्टिस हो वहाँ पे, और साथ ही साथ इकोनॉमिक जो सप्रेशन हो रही है वो ना हो, और एस्केलेशन जो हो रही है रशिया की तरफ से वो भी ना हो सके, और एंड ऑफ द वॉर हो सके, ऑल इन ऑल, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू पर्सियन फिशिंग। First, Persian is a non-selective fishing method that captures everything that it surrounds. Second, Persian involves weighing a net down to the seafloor, then dragging it across the bottom to scoop up the fish. Which of the above statement or statements is or are incorrect? A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, D, neither 1 nor 2. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कि ऑप्शन नंबर बी के बेसिस पे पर्सियन फिशिंग क्या हो रही है, कि हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, ठीक है। कैसे कि पर्सियन फिशिंग आप देख सकते हैं कि फोटोग्राफ में कैसे है, उसके थ्रू जो है सेटअप किया जाएगा, कि अब हमारे पास एक शिप है यानी कि एक वेसल है, उसके साइज के अकॉर्डिंगली व्हाट विल डू, कि अब जो हर एक जो नेट है इस तरीके से बिछाया जाएगा कि आसपास के जो फिशेज है वो उस नेट तक आ सके, राइट। सो उसको कैप्चर किया जा सके आसपास वाले एरिया में। अब नॉट ओनली फिश बट अदर थिंग्स विल ऑल्सो बी कैप्चर्ड है, राइट। सो एज अ रिजल्ट जो पर्सियन फिशिंग है वो इंडिया में वाइडली डिप्लॉय की जाती है, कहाँ पे, वेस्टर्न कोस्ट में। तो एक लार्ज वर्टिकल नेट होता है, ठीक है, डेंस शोल्स होते हैं किसके, पेलाजिक या मिड वाटर फिश के, ठीक है, जो कि ओपन ओशन में की जाती है, एंड साथ ही साथ ड्रॉ किए जाते हैं इन दी एजेस, जो कि टाइटन की जा सकती है जिससे कॉर्ड्स, राइट, कि आसपास के एरिया में यहाँ पे जो कॉर्ड्स हैं उसको लेटर ऑन टाइटन किया जा सके, राइट। तो इससे एक नॉन सिलेक्टिव फिशिंग मेथड है, हर चीज़ यानी कि गंद भी अपने साथ, गंदगी को भी आप कैप्चर कर लेती है अपने साथ आस में, राइट। सो एज अ रिजल्ट ये इसकी जो डेप्थ है दैट इज 2000 मीटर तक ये जा सकती है, एंड 650 मीटर्स तक अगर हम कहें इन डेप्थ वो भी जा सकती है, राइट। सो अब इसका साइज अकॉर्डिंग टू द वेसल रहता है, मैश साइज क्या है वो सब डिपेंड करता है कि आपकी टारगेट स्पीशीज क्या रहेंगी, कि कौन सी मछलियां पकड़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो करंटली बैन इसके ऊपर कहाँ कहाँ लगा हुआ है, टेरिटोरियल वाटर्स में आप इस तरह की फिशिंग नहीं कर सकते, कहाँ पे, तमिलनाडु में, केरला, पुडुचेरी, ओडिशा, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, राइट। सो अब जो गुजरात जैसी स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, इन सब ने अभी तक कोई भी बैन जो है इम्पोज नहीं किया है। वेयर एज जब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, उन्होंने सम ऑर्डर्स दे हैव पास कि वो रेगुलेट किया जा सके, बट टोटल बैन जो है इसके ऊपर नहीं लगा है इन द टेरिटोरियल वाटर्स, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि विद रेफरेंस टू चाइना +1 स्ट्रैटेजी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। First, it refers to a strategy in which companies avoid investing only in China and diversify their businesses to alternative destinations. Second, this strategy has extremely benefited India as a place of investment by the foreign companies. Which of the statements given above is or are correct? A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, D, neither 1 nor 2. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि चाइना +1 स्ट्रैटेजी एक ऐसी तरह की स्ट्रैटेजी यहाँ पे कि चाइना से अब क्या करना चाह रहे हैं, कंपनीज अवॉइड करना चाह रही है सिर्फ और सिर्फ ओनली इन चाइना। क्यों? अब चाइना पहले इनिशियली एक सेंटर ऐसा क्यों था, क्योंकि यहाँ पे अब कह सकते हैं लेबर अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी, राइट, थी, चीप थी काफ़ी ज़्यादा। बट अब चाइना से हटकर डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं बिजनेसेस को कंट्रीज ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशंस की तरफ। अब इसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, दैट इज बिकॉज कि वी आर सीन कि जैसे रशिया अपनी सुप्रीमेसी दिखाने की कोशिश कर रहा था विद रिस्पेक्ट टू दैट पावर नॉर्थ स्ट्रीम वाला केस जो हुआ था, राइट। आफ्टर दैट अब हम वी हैव सीन कि चाइना जो है अपना ऐसा जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस की वजह से क्या कर सकता है, एक हेजिमनी क्रिएट कर सकता है, राइट। तो ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशंस के लिए यहाँ पे जो कंपनीज हैं या आप कह सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज हैं वो अब चूज करना चाह रही हैं बहुत सारी जगह, राइट। तो एज अ रिजल्ट जो स्टेटमेंट 2 है वो इनकरेक्ट कैसे हो जाती है कि चाइना +1 जो स्ट्रैटेजी है वो यूजफुल रही है, बट इंडिया को इतना ज़्यादा इसने सिग्निफिकेंट गेन नहीं दिया है, बिल्कुल मार्जिनल गेन दिए हैं, ठीक है, वो भी मशीनरी सेक्टर में, ठीक है। इंडिया को फिलहाल ऐसा कुछ खास यहाँ पे ट्रेड डाइवर्जन नहीं मिला है।
वन स्ट्रैटेजी के अंडर यूजफुल यहाँ पे क्या हुआ है, यूरोपियन यूनियन को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, मेक्सिको, ताइवान और वियतनाम को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि विद रेफरेंस टू कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट, इट इज लॉ अडॉप्टेड बाय द कंट्रीज ऑफ ग्लोबल नॉर्थ. Second, CBAM, that is हमारी Carbon Border Adjustment Mechanism, is expected to have the economic impact on the countries of Global South. Which of the statements given above are correct? A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, कि जो अब हमारे पास ये क्या है, इट इज़ नॉट अ लॉ बट एक तरह का ये टैरिफ है या टैक्स है जो कि अब इम्पोज किसके द्वारा किया जा रहा है, यूरोपियन यूनियन के द्वारा किया जा रहा है इंपोर्ट के ऊपर. किस चीज़ की, कि जो भी ऐसे कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि सीमेंट इंडस्ट्री हो गई या इलेक्ट्रिसिटी हो गई. तो अब ये जो टैक्स है वो इम्पोज किसके ऊपर किया जाएगा, इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर. किस बेसिस पे, कि उन गुड्स को बनाने में कितनी ज़्यादा कार्बन की एमिशन हुई है ड्यूरिंग दैट प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, सो सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट कैसे होती है कि जो ये मैकेनिज्म है ये इम्पैक्ट करेगा किसको, कंट्रीज ऑफ द ग्लोबल साउथ. क्यों, क्योंकि वी हैव सीन समवेयर इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव सीन कि जब हम इस चीज़ को दोबारा से जो है डिस्कस कर रहे थे उस टाइम पे हमने प्राइमरीली ये चीज़ मेंशन की थी कि इंडिया और चाइना जो है वो मेनली इस चीज़ से हिट होने वाले हैं, राइट. क्योंकि सीमेंट की प्रोडक्शन की जब हमने बात की थी वहाँ पे कार्बन की एमिशंस जो है बहुत ज़्यादा होती हैं, राइट. सो इंडिया और चाइना में जितनी भी अब आप कह सकते हैं हमारी कंपनीज हैं वो सबसे ज़्यादा इससे इम्पैक्ट होंगी. तो अब हमारे पास जो ग्लोबल साउथ है उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहेगा. क्यों, क्योंकि ग्लोबल साउथ में जो कंट्रीज़ है वो डेवलपिंग भी हैं, तो हैंस उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होगा. हैंस हमारे पास ऐसे सीमेंट को लेकर भी या ऐसे गुड्स की प्रोडक्शन को लेकर भी बहुत ज़्यादा जो है रिक्वायरमेंट रहेगी, तो कार्बन एमिशंस भी हैंस ज़्यादा होंगी. तो ग्लोबल नॉर्थ को अगर हम कंपेयर करें ग्लोबल साउथ के साथ, तो ग्लोबल साउथ में जो है ये मैकेनिज्म ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाला है, राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि विद रेफरेंस टू द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005. सेकंड, घर पोर्टल इज वन ऑफ द इनिशिएटिव्स लॉन्च्ड बाय द NCPCR. थर्ड, एज पर द कमीशन अ चाइल्ड इज डिफाइंड एज अ पर्सन हु इज बिलो द एज ऑफ 15 years. Which of the statement given above is are correct? A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, D all of the above. जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बिल्कुल करेक्ट है. क्योंकि अब जो कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है अब उसको हमने किसके थ्रू बनाया है, एक स्टैट्यूटरी. अब जब कोई बॉडी हम बना रहे हैं तो उसके पीछे एक स्टैट्यूट होता है या एक लॉ होता है, तो उसको कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को किसके थ्रू बनाया गया, हमारा CPCR एक्ट 2005 के बेसिस पे. तो इन ऑर्डर फॉर द इम्प्लीकेशन या एक सिंगल पोर्टल स्ट्रैटेजी जो हमारी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट फिलहाल जिस पे फोकस कर रही है, उसके लिए घर पोर्टल जो है उसको भी बनाया गया, लॉन्च भी किया गया, राइट. तो स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट इसलिए है कि इसके अकॉर्डिंगली, जो एक्ट के अकॉर्डिंगली चाइल्ड की जो डेफिनेशन है उसमें 0 से यानी कि बर्थ से लेकर टिल द टाइम अ पर्सन और अ चाइल्ड अटेन्स द एज ऑफ 18 years उसको हम चाइल्ड ही कंसिडर करेंगे. वेयर एज एक चीज़ और कि जब हम लीगली कंसिडर करते हैं तो एक्ट्स के अकॉर्डिंगली, डिफरेंट एक्ट्स के अकॉर्डिंगली चाइल्ड की डेफिनेशन जो है वो वेरी करती है. विद रिस्पेक्ट टू जब हम IPC कंसिडर करते हैं चाइल्ड की डेफिनेशन डिफरेंट होगी. विद रिस्पेक्ट टू जब हम यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे चाइल्ड की डेफिनेशन डिफरेंट है. सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो चाइल्ड की डेफिनेशन है वो वेरी करती है as per the different acts and different laws in the country as a whole, right. So next question we have is कि triple test formula was seen in the news recently is associated with A, providing OBC reservation to urban local body elections, B, creating a formula for appointment of the judges, C, freezing coral reefs, D, establishing a commission for countering increasing Naxalism. जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला जो है हमारे पास क्या हुआ था, यहाँ पे अर्बन लोकल बॉडी के इलेक्शन के लिए चूज किया था OBC रिजर्वेशन के लिए. तो अब इसमें क्या किया गया या क्या चीज़ ले डाउन की थी कि इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो स्टेट्स हैं वो हर एक कमीशन को अगर अपॉइंट करना चाहती हैं या कमीशन की अपॉइंटमेंट के लिए सारी की सारी जो डेटा है, क्वान्टिफिएबल डाटा यानी कि क्वांटिटी जो है जितनी भी है उसको डेटा को कलेक्ट करेगी कम्युनिटी की एज अ होल और उसी के बेसिस पे एलोकेट करेगी रिजर्वेशन OBCs को. एंड जो टोटल रिजर्वेशंस दी जानी है इंक्लूडिंग द SCs, STs, OBCs या हमारे पास EWS एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, उसके बेसिस पे अब टोटल जो है हमारी 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए. तो कमेंट डाउन करके मुझे ये बताइए कि कौन सा ऐसा केस लॉ आया था जिसमें ये चीज़ ले
ले डाउन की गई थी कि जो हमारी रिजर्वेशन है दैट शुड नॉट एक्सीड व्हाट अमाउंट, दैट इज 50%, राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज with reference to Urban 20, consider the following statements. First, it is a productive dialogue between the national and local governments and helps promote the importance of urban development issues in the G20 agenda. Second, Urban 20 for the year 2023 will be hosted by Jakarta, Indonesia. Which of the statement given above are correct? A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, D, neither 1 nor 2. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि अर्बन 20 एक ऐसा डायलॉग होगा डिफरेंट नेशंस के बीच में एंड साथ ही साथ नेशन के साथ साथ लोकल गवर्नमेंट्स के बीच में. तो अब प्रमोट क्या करना चाहते हैं, अर्बन डेवलपमेंट को, और अर्बन डेवलपमेंट के साथ साथ जो इश्यूज अराइज होते हैं कहाँ पे, G20 के एजेंडा में. सो अब हमारे पास क्या था, एक थ्रो का वर्ड आया था, राइट, कि प्रीवियस प्रेसिडेंसी, करंट प्रेसिडेंसी एंड फ्यूचर प्रेसिडेंसी किसे मिलने वाली है, उसी के बेसिस पे फिलहाल इंडिया एज अ पार्ट ऑफ थ्रो का, इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी है. ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों हो जाती है कि जो प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया को एज्यूम करते हुए या प्रिज्यूम करते हुए, राइट, कि अहमदाबाद जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है वो होस्ट करेगी अर्बन 20 साइकिल को, राइट. तो एक ऐसा एंगेजमेंट ग्रुप है G20 जो कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा सिटीज को G20 कंट्री से कि वो डिस्कस कर सके इंपॉर्टेंट इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू अर्बन डेवलपमेंट. ठीक है, सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. डू कॉमेंट योर स्कोर्स, कोई क्वेरी हो डू कॉमेंट दैट एज वेल. एंड वीडियो अगर पसंद आई हो तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, कॉमेंट डाउन कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड शेयर द वीडियो एज वेल. थैंक यू सो मच.